नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग। प्रोफेसर स्वामीनाथन के सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के प्रति आजीवन समर्पण को प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर पीएम ने वहां पर उपस्थित जन समूह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को समर्पित एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक टिकट जारी किया। डॉक्टर स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर अर्डिनेल को पहला पुरस्कार भी प्रदान किया। पीएम ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया है और उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन केवल रिसर्च नहीं करते थे, बल्कि खेती के तौर तरीके बदलने के लिए किसानों को प्रेरित भी करते थे। आज भी भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी अप्रोच, उनके विचार हर तरफ नजर आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है और इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। पीएम ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है और नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक विज्ञान और किसान नहीं मिलेंगे, तब तक खेती सही दिशा में नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 कर्मियों की मौत हो गई, तो वहीं 12 अन्य घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना बसंतगढ़ इलाके में कंडवा के पास वाहन के फिसलकर गहरी खाई में गिरने से हुई है। घायल सीआरपीएफ कर्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। कैश कांड में जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस वर्मा ने कैश कांड में जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की कोई दलील नहीं सुनी और उनकी अर्जी खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने आंतरिक 3 न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उनके खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी थी। मॉनसून सत्र के 14वें दिन आज भी लोकसभा में फिर विपक्ष ने हंगामा कर सदन की कार्रवाई को बाधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से प्रश्नकाल निर्बाध रूप से चलने देने का आग्रह किया। संसद के उच्च सदन में विपक्ष के हंगामे से कार्रवाई आज फिर से प्रभावित हुई है। उपसभापति हरिवंश ने बताया है कि वर्तमान सत्र में राज्यसभा सदस्यों के पास जनता के मुद्दों को रखने का एक बड़ा मौका था, लेकिन लगातार विपक्ष के व्यवधान के कारण सिर्फ 13 आंतरिक प्रश्न और 5 जीरो आवर सबमिशन और 17 स्पेशल मेंशन ही हो पाए हैं।
उपसभापति ने कहा है कि हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई के 51 घंटे 30 मिनट खराब हो गए हैं। विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में आज फिर से बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का विरोध किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी गैंग स्क्वाड ने नकली लाइफ सेविंग दवाओं का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है और इस ऑपरेशन में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से गैंग का सरगना राजेश मिश्रा भी शामिल है। ये गिरोह देश के कई हिस्सों में फैला है और जो अपना गोरखधंधा मुरादाबाद, देवरिया, गोरखपुर, पानीपत, जिंद, बद्दी और सोलन से चला रहा था। यूपी STF को बड़ी सफलता मिली है। प्रयागराज में बीती रात एक एनकाउंटर के दौरान कुख्यात माफिया छोटू सिंह घायल हो गया है, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका की ओर से भारत के लिए नया टैरिफ लागू करने से पहले भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है और ये नया टैरिफ पहले से लागू 25% टैरिफ के साथ जुड़कर कुल 50% हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी रचनाओं ने राष्ट्र को आत्मगौरव, सांस्कृतिक चेतना और स्वाधीनता की भावना से ओतप्रोत करके नया मार्ग प्रशस्त किया। देश भर में आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। हथकरघा भारतीय संस्कृति की अनमोल विरासत है जो हमें हमारी परंपराओं से जोड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारत की हथकरघा परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है, जो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और शिल्प कौशल का प्रतीक है। छिंदवाड़ा जिले में 10 से 14 अगस्त तक प्रत्येक मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इसमें भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की प्रमुख भूमिका रहेगी। बलिदान होने वालों के सम्मान में तख्तियां लेकर यात्रा निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के ललित कला विभाग की छात्राओं ने भारतीय सेना को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगा राखी अपने हाथों से बनाई। ललित कला विभाग ने जानकारी दी है कि इन राखियों को भारतीय जवानों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय डाक से भेजी जाएंगी और इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। उत्तराखंड का धराली त्रासदी से उबरने की कोशिश में जुटा हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद से राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, NDRF, ITBP, SDRF, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन उत्तरकाशी के धराली में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने BRO अधिकारियों, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, ITBP और NDRF अधिकारियों के साथ बैठक की। और इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे और लोगों का हालचाल जाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मातली हेलीपैड पहुंचे और धराली से निकाले गए लोगों से बातचीत की। उन्होंने प्रशासन, NDRF और SDRF कर्मियों से भी बातचीत की। वहीं NDRF और SDRF की टीमें उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड से राहत सामग्री लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हुई। बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद फंसे लोगों को सुरक्षित मातली हेलीपैड लाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के बचाव कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
उत्तरकाशी के धराली में प्राकृतिक आपदाओं के बाद अब लापता लोगों की तलाश जारी है। अभियान में तेजी आ सके और इसके लिए भारतीय सेना द्वारा स्निफर डॉग आपदा क्षेत्र में भेजे गए हैं। मार्ग कई जगहों पर बाधित है और लिहाजा इन स्निफर डॉग को हवाई मार्ग से भेजा गया है। एसडीआरएफ के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने बताया है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ टीम के जल्द पहुंचने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आएगी। वहीं धराली में भारी बारिश के चलते अचानक हुए भूस्खलन ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है और बटवारी में कई सड़कें टूटी हैं और मार्ग अवरुद्ध हैं। उधर बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के पास मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है, जिसे अब खोल दिया गया है और वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से वृंदावन के कैशी घाट पर कई सीढ़ियां पानी में डूब गईं। वहीं प्रयागराज में अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। प्रयागराज के निचले इलाकों से बाढ़ का पानी कम होने के बाद मलबा देखा गया। उधर बिहार में गंगा और कोसी नदी उफान पर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और भागलपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। हापुड़ में ब्रिज घाट पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के सहायक अभियंता अमन राज्य ने कहा है कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और स्थिति पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है तो वहीं कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। सड़कों पर पानी भरने के कारण वाहनों को निकालने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। शिमला में रात भर हुई बारिश के बाद धुंध छाने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भगवान गणेश के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। मूर्तिकार गणपति की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु बप्पा के स्वागत के लिए बेहद उत्साहित हैं। और यहां बुलेटिन में फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। आज सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। BSE सेंसेक्स ने 0.35% की गिरावट के साथ 80,262.98 पर और NSE निफ्टी 0.45% के नुकसान के साथ 24,464.20 के अंकों पर खुला। सोना चांदी की कीमतों में आई तेजी। 24 कैरेट के सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार बनी रही तो वहीं चांदी की कीमत में 1,000 रुपए से अधिक की तेजी दर्ज की गई। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर जन धन योजना खाता धारकों के दोबारा KYC के लिए शिविर कर रहे हैं आयोजित।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक का ब्यौरा देते हुए कहा है कि भारत वैश्विक वृद्धि में करीब 18% योगदान दे रहा है, जो करीब 11% का योगदान देने वाले अमेरिका से कहीं अधिक है। आरबीआई गवर्नर ने ट्रंप का मृत अर्थव्यवस्था का बयान खारिज करते हुए कहा है कि भारतीय जीडीपी के चालू वित्त वर्ष में 6.5% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका की विकास दर 2% रहने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि भारत में वर्तमान में 1700 से ज्यादा वैश्विक क्षमता केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें से 19 लाख से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। जितिन प्रसाद ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में जीसीसी द्वारा अर्जित कुल राजस्व वित्त वर्ष 2019 में $40.4 अरब से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 9.8% की CAGR के साथ $64.6 अरब हुआ। देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन पिछले 11 वर्षों में 6 गुना बढ़कर वर्ष 2024-25 में 11.3 लाख करोड़ रुपए हुआ। वहीं 11 वर्षों में निर्यात 8 गुना बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए से 3.27 लाख करोड़ रुपए हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अब तक विभिन्न जनों के 11,535 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लगभग 74,000 कोचों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की भारत जैन एआई पहल जून 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को कवर करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत जैन भारत की पहली सरकार समर्पित राष्ट्रीय एआई पहल है, जो टेक्स्ट, स्पीच और विजन लैंग्वेज सिस्टम के साथ काम करता है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के तहत 30 जून तक 304.70 करोड़ रुपए की कुल 110 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि 5G और 6G की प्रगति के लिए TDDF योजना सरकारी और निजी संस्थानों, MSME और स्टार्टअप आदि से जुड़े विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में वित्त पोषण का कर रही है समर्थन। इंडिया पोस्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी सिस्टम किया लॉन्च और इसके रियल टाइम ट्रैकिंग को लेकर लेन देन की रफ्तार में हुआ इजाफा। संचार मंत्रालय ने कहा है कि पुराने से नए सिस्टम की तरफ ये परिवर्तन अधिक तीव्र, स्मार्ट और अधिक ग्राहक केंद्रित डाक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों को बेहतर परिवहन प्रदान करने के लिए टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी रैपिडो के साथ साझेदारी की है और इस समझौते के तहत रैपिडो की हवाई अड्डे परिसर में खास पिकअप जगह रहेगी, जहां से ये यात्री अपनी राइड ले सकेंगे। अहमदाबाद हादसे के बाद रोक दी गई एआई इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं 1 अक्टूबर से होंगी बहाल। एयर इंडिया ने कहा है कि एयरलाइंस आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी हुई है और साथ ही कंपनी भविष्य में यात्रियों को बिना रुकावट बेहतर अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्वेस्टकॉम होल्डिंग ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में अपनी 1.83% हिस्सेदारी 1,737 करोड़ रुपए में बेची। अमेरिका के जॉर्जिया में मिलिट्री बेस पर हुई गोलीबारी। हथियारबंद हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर 5 सैनिकों को मारी गोली। घटना के बाद हमलावर को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया और सुरक्षा एजेंसियों ने सैन्य अड्डे और आसपास की चौकियों को सीज करते हुए क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया।
म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में हुआ निधन। दक्षिण कोरिया और अमेरिका 18 अगस्त से बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास का नाम उल्ची फ्रीडम शील्ड है और ये 18 से 28 अगस्त तक चलेगा। ये अभ्यास राष्ट्रीय स्तर पर संकट प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, प्रतिक्रिया और साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। उत्तर पश्चिम चीन के जिंजियांग में एक स्पेनिश ब्रिज टूटने से 5 लोगों की हुई मौत और कई अन्य हुए घायल। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि AIEA के उप महानिदेशक की तेहरान की आगामी यात्रा का उद्देश्य सहयोग के रूपरेखा पर चर्चा करना है, न कि निरीक्षण या आकलन करना। IAEA ने कहा है कि उसे इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों के बाद निरीक्षण फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए और जिनका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना और उसे परमाणु हथियार बनाने की क्षमता से वंचित करना है। घाना में एक सैन्य हेलीकॉप्टर हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बाउमाह और पर्यावरण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री इब्राहिम मुर्तला मोहम्मद भी शामिल हैं। घाना सशस्त्र बलों के अनुसार जेट 9 हेलीकॉप्टर बुधवार सुबह राजधानी अकारा से ओबुआसी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन इस दौरान हेलीकॉप्टर का रडार से संपर्क टूट गया और घाना के राष्ट्रपति व सरकार ने शोक संवेदना व्यक्त की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी जंगल की आग तेज हवाओं के कारण 83,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैली और आग के कारण प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करवाया। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्तों में तेज हवाओं के बीच दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग का खतरा बढ़ जाएगा। जून के अंत से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई है और 86 अन्य घायल हो गए हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का तीसरा संस्करण आज से शुरू होगा। ये प्रतियोगिता एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। ताजा जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शीर्ष 5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग हासिल की है। सिराज 15वें स्थान पर पहुंचे हैं तो वहीं प्रसिद्ध ने 25 स्थान की छलांग लगाई है। इंग्लैंड के गस एटकिंसन और जोश टंग ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। दोनों ने मिलाकर ओवल टेस्ट में 8 विकेट लिए थे। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। नामित खिलाड़ियों में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर भी शामिल हैं। क्रिस वॉक्स ने कहा है कि अगर वो ओवल टेस्ट में बल्लेबाजी करने ना आते तो वो खुद को माफ ना कर पाते। ओवल टेस्ट में दूसरी पारी में वॉक्स कंधे की चोट के बावजूद एक हाथ में बल्ला लेकर उतरे थे। आयोजकों के मुताबिक इस बार US ओपन में टेनिस इतिहास की सबसे ज्यादा इनामी राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता की कुल इनामी राशि $90 मिलियन होगी। बेन शेल्टन ने टोरंटो ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। ऑल अमेरिकन सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने टेलर फिट्ज को मात दी और कैरन खैचानोव ने टोरंटो ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में खैचानोव ने शीर्ष वरिया ज़ेवेरेव को मात दी। नाओमी ओसाका ने कनाडा ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल में ओसाका ने क्लोरेरा टॉस को मात दी। एस्टन विला ने नीस के स्ट्राइकर इवान गैसांत को खरीदने के लिए करार किया है। गोसांत को पिछले सीजन में फ्रांस की लीग 1 में प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया था।
सनडरलैंड ने चेल्सी के युवा फॉरवर्ड मार्क ग्यू को साइन किया है और सनडरलैंड ने 19 साल के ग्यू को पूरे सीजन के लिए लोन पर लिया है। बायरन म्यूनिख के पूर्व फॉरवर्ड थॉमस म्यूलर ने मेजर लीग सॉकर क्लब वॉन्कूर व्हाइट कैप्स के साथ करार किया है और म्यूलर ने पिछले सीजन के अंत में 25 साल बाद बायरन म्यूनिख को छोड़ा था। दक्षिण कोरिया के फॉरवर्ड सन हंगमिन ने लॉस एंजलिस एफसी को ज्वाइन कर लिया है और सन मेजर लीग सॉकर की रिकॉर्ड तोड़ फी में LAFC से जुड़े हैं। सऊदी अरब की चैंपियंस अल हिलाल ने लिवरपूल के फॉरवर्ड डार्विन नुनेज के साथ करार किया है। नुनेज ने पिछले सीजन में लिवरपूल को प्रीमियर लीग के खिताब जीतने में मदद की थी। और इसी के साथ ही हमारा ये एक्सप्रेस 100 यहीं खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़।